प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं के बीच समानता को दर्शाता है। जैसे a जमा 5 बराबर 7। यहाँ a जमा 5 और 7 के बीच समानता है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। कोई भी समीकरण ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें समानता का निशान अर्थात बराबर का निशान न हो। इसलिए समीकरण की सबसे पहली पहचान है कि इसमें एक बराबर का निशान होगा, एक समानता का निशान होगा। आइए अब हम एक चर वाले समीकरण और रैखिक समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। एक चर वाले समीकरण वह समीकरण जिनमें केवल एक चर हो, एक चर वाले समीकरण कहलाते हैं। जैसे क जमा 3 बराबर 5। यहाँ केवल एक ही चर पद है क। यदि हम एक और समीकरण देखें क जमा ख बराबर 6, यह एक चर वाला समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें दो चर पद हैं, एक है क और दूसरा है ख। इसलिए जो एक चर वाला समीकरण होता है उसमें केवल एक ही चर होगा। जैसे 3k जमा 7 बराबर 4k जमा 3, यह एक चर वाला समीकरण है क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है जो कि है k। रैखिक समीकरण वे समीकरण जिनमें चर की घात केवल एक होती है रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे 5x जमा 3 बराबर 7। यहाँ x की घात केवल एक है, इसलिए इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कह सकते हैं। यदि हम एक और उदाहरण देखें जैसे 2x की घात 3 जमा 1 बराबर 0, यह एक रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात 3 है, अर्थात x की घात 3 है, जबकि रैखिक समीकरण में चर की घात केवल 1 होती है। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें केवल एक चर हो और चर की घातांक भी केवल 1 हो। दूसरे अध्याय में हम इसी तरह के समीकरण हल करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम सीखते हैं कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। समीकरण एक तुला की तरह होती है, एक तराजू की तरह। जैसे यदि हम कोई पदार्थ तराजू में तोल रहे हैं तो उन दोनों के बीच समानता होती है, वो दोनों बराबर होते हैं। यदि हम इन दोनों को तराजू के दो अलग अलग पलड़ों में रखें तो तराजू पूरी तरह संतुलित है। यदि हम इसमें से 2 को हटा दें तो हमें मिलेगा क, लेकिन यह 5 के बराबर नहीं होगा और तराजू एक तरफ झुक जाएगी। तराजू को संतुलित रखने के लिए हमें दूसरी तरफ से भी 2 कम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 5 में से भी 2 घटाना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि पलड़े में एक तरफ जो संख्या जुड़ रही है, यदि हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ समान संख्या हमें घटानी पड़ती है। इसी तरह यदि पलड़े में एक तरफ कोई संख्या घट रही है, हम उसे हटाने का प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ पलड़े में हमें उतनी ही संख्या जोड़नी पड़ेगी। आइए अब हम प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सवाल है x घटा 2 बराबर 7। यहाँ बराबर के बाईं तरफ x में से 2 घटाने पर हमें मिल रहा है 7। यदि हम बाईं तरफ से घटा 2 हटाना चाहें तो हमें दाईं तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने पर हमें मिलता है x बराबर 7 जमा 2, जिसे हल करने पर हमें x का मान मिलता है 9। दूसरा सवाल है x जमा 3 बराबर 10। यहाँ हम देखते हैं कि 3 x के साथ जुड़ रहा है। यदि हम बाईं तरफ से 3 को हटाना चाहें तो इतना ही मान अर्थात 3
हमें बराबर के दूसरी तरफ घटाना पड़ेगा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो संख्या बराबर के एक तरफ जुड़ रही है वही संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाने पर घटती है। ऐसा करने पर हमें मिलता है x बराबर 10 घटा 3। 10 में से 3 घटाने पर हमें मिलता है 7। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है x बराबर 7, जो कि इस समीकरण का हल है। तीसरा सवाल है 6 बराबर z जमा 2। यहाँ पर बराबर के दाईं तरफ z के साथ 2 जुड़ रहा है। यदि हम इस 2 को बराबर के बाईं तरफ लेके आना चाहें तो यह बाईं तरफ आकर घटा करेगा और हमें मिलेगा 6 घटा 2 बराबर z। 6 में से 2 घटाने पर हमें मिलता है 4। इस प्रकार समीकरण का हल होगा z बराबर 4। चौथा सवाल है 3/7 जमा x बराबर 17/7। यहाँ हम देखते हैं कि 3/7 x के साथ जमा कर रहा है। यदि हम 3/7 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाएं तो यह घटा करेगा और हमें मिलेगा x बराबर 17/7 घटा 3/7। 17/7 और 3/7 ये भिन्न हैं, जिनकी घटा हम लघुत्तम लेके कर सकते हैं। ऐसा करके हमें मिलेगा x बराबर 14/7, जिसे हल करने पर हमें x का मान मिलेगा 2। यदि इस सवाल में 7 3 जमा x को इकट्ठा भाग दे रहा होता तो पहले हम 7 को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाते और गुणा करते। यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि यदि एक पद दूसरे पूरे पद को विभाजित कर रहा है या दूसरे पूरे पद को गुणा कर रहा है तो पहले हम उसे सरल करेंगे। आइए अब हम प्रयास करते हैं इस प्रकार के समीकरण को हल करने का जहां चर और अचर की गुणा हो रही हो। हमारे पास एक समीकरण है 3y बराबर 12। यदि हम इसे तराजू के 2 पलड़ों में रखें तो यह संतुलित होगी, परंतु यदि हम एक तरफ से 3 को हटा दें तो यह तराजू असंतुलित हो जाएगी, एक तरफ झुक जाएगी। इसके संतुलन के लिए हमें दूसरी तरफ भी संख्या को 3 से भाग करना पड़ेगा, तब ये दोनों पलड़े संतुलित होंगे और हमें मिलेगा y बराबर 12/3। यहाँ हमने देखा कि यदि समीकरण के एक तरफ कोई संख्या गुणा कर रही है तो दूसरी तरफ जाकर वह संख्या भाग करती है। इसका उल्टा भी सही है, अर्थात यदि कोई संख्या समीकरण के एक तरफ भाग कर रही है, यदि हम उसे दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वह दूसरी तरफ के पद से गुणा करती है। पांचवा सवाल है 6x बराबर 12। यहाँ 6x के साथ गुणा कर रहा है। यदि हम इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यह दूसरे तरफ के पद से भाग करेगा और हमें मिलेगा x बराबर 12/6। 12 को 6 से भाग करने पर हमें मिलेगा 2। इस प्रकार यह समीकरण हल होगी और हमें x का मान मिलेगा 2। अगला सवाल है t/5 बराबर 10। यहाँ 5 t को भाग कर रहा है। यदि हम इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो 5 दूसरी तरफ के पद से गुणा करेगा और हमें मिलेगा t बराबर 10 गुणा 5। 10 को 5 से गुणा करने पर हमें 50 मिलता है। इससे हमें समीकरण का हल मिलेगा t बराबर 50। अगला सवाल है 2x/3 बराबर 18। यहाँ 2x के साथ गुणा कर रहा है और 3x को भाग दे रहा है। यदि हम 3 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो यह बराबर के दूसरी तरफ जाकर गुणा करेगा और हमें मिलेगा 2x बराबर 18 गुणा 3। 18 को 3 से गुणा करने पर हमें मिलता है 54। तो नई समीकरण होगी 2x बराबर 54। यहाँ 2x के साथ गुणा कर रहा है। यदि हम इस 2 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो यह 54 को भाग करेगा और हमें मिलेगा x बराबर 54/2।
54 को 2 से भाग देने पर हमें मिलता है 27। तो समीकरण का हल होगा x बराबर 27। अगला सवाल है 1.6 बराबर y बटा 1.5। यहाँ 1.5 y को भाग कर रहा है। यदि हम इसे बाईं तरफ लेके आना चाहें तो हमें मिलेगा 1.6 गुणा 1.5 बराबर y। 1.6 और 1.5 के गुणा करने पर हमें मिलता है 2.40। यह इस समीकरण का हल है। अगला सवाल है 7x घटा 9 बराबर 16। यहाँ गुणा और घटा दोनों संक्रियाएं दी गई हैं। ऐसे सवालों में हम सबसे पहले जो जमा और घटा वाले पद हैं हम उनको हल करते हैं। इसके बाद हम गुणा और भाग वाले पदों को हल करते हैं। बराबर के बाईं तरफ 9 घटा कर रहा है। यदि हम इसे दाईं तरफ लेके जाएं तो यह होगा जमा का 9 और हमें मिलेगा 7x बराबर 16 जमा 9, जो कि होगा 7x बराबर 25। अब हम देख रहे हैं कि 7 और x गुणा कर रहे हैं। यदि हम 7 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाना चाहें तो यह दूसरी तरफ जाके भाग करेगा और हमें मिलेगा x बराबर 25 बटा 7। अगला सवाल है 14y घटा 8 बराबर 13। यहाँ 8 घटा कर रहा है। यदि हम इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमें मिलता है 14y बराबर 13 जमा 8। y 14 से गुणा कर रहा है। यदि हम 14 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाएं तो यह दूसरी तरफ जाके भाग करेगा और हमें मिलेगा y बराबर 21 बटा 14। 21 और 14 दोनों 7 से विभाजित हो जाते हैं तो हल करने पर हमें मिलेगा y बराबर 3 बटा 2। अगला सवाल है 17 जमा 6p बराबर 9। यहाँ 17 बाईं तरफ जुड़ रहा है। यदि हम इसे दाईं तरफ लेके जाएं तो यह घटा करेगा और हमें मिलेगा 6p बराबर 9 घटा 17। 9 में से 17 घटाने पर हमें मिलेगा घटा 8। इस तरह हमें समीकरण मिलेगी 6p बराबर घटा 8। यहाँ 6 p के साथ गुणा कर रहा है। यदि हम इस 6 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाना चाहें तो ये दाईं तरफ जाकर भाग करेगा और हमें मिलेगा p बराबर घटा 8 बटा 6। 8 और 6 को 2 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा p बराबर घटा के 4 बटा 3। 12वां क्वेश्चन है x बटा 3 जमा 1 बराबर 7 बटा 15। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 जो है वो बाईं तरफ जमा कर रहा है। इसे यदि हम दाईं तरफ लेके जाएं तो ये घटा करेगा और हमें मिलेगा x बटा 3 बराबर 7 बटा 15 घटा 1। दाईं तरफ जो संख्या हमें प्राप्त हो रही हैं लघुत्तम लेके हम इनको हल कर सकते हैं, जिससे हमें मिलेगा x बटा 3 बराबर घटा 8 बटा 15। इसके बाद हम देखते हैं कि x को 3 भाग कर रहा है। यदि हम इस 3 को दाईं तरफ लेके जाएं तो ये दाईं तरफ गुणा करेगा और हमें मिलेगा x बराबर घटा 8 बटा 15 गुणा 3, जिसे हल करने पर हमें x का मान प्राप्त होगा घटा 8 बटा 5।